हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण अंतर के बारे में। तो ये जो अंतर होने वाले हैं, ये पूरी किताब के जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर हैं वो आपके सामने इस वीडियो में हम लेके आए हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आज की वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है कि हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में हमको अंतर यहाँ पर बताना है। तो सीधे हमने यहाँ पर लिख लिया विद्युत वाहक बल एक तरफ, दूसरी तरफ हमने लिख लिया विभवांतर। तो इसके अंतर क्या है इन दोनों के बीच में, ये हम लोग देख लें। आपको एक चीज़ बता दें कि जो अंतर होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आज जितने भी अंतर पढ़ेंगे, हो सकता है इसी में से कोई अंतर आपकी 4 मार्च को जो आपका फिजिक्स का पेपर है उसमें आने वाला हो। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आप लोग की भलाई के लिए बताया जा रहा है। तो देखिए, पहला यहाँ पर पॉइंट आपको क्या दिख रहा है। विद्युत वाहक बल में हम लोग पहला पॉइंट देख लेंगे कि यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का अधिकतम विभवांतर होता है। क्या होता है विद्युत वाहक बल में कि यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच, मतलब प्लस बी और माइनस बी, ठीक है। तो प्लस माइनस के बीच में अधिकतम विभवांतर होता है, जबकि सेल खुले परिपथ में ना हो, ठीक है। तो यहाँ विभवांतर में देखिए क्या होगा कि यह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों का अंतर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो आप लोग देख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। पूरा मैराथन क्लास होने वाली है क्लास 12 फिजिक्स के महत्वपूर्ण अंतर के बारे में। तो ये हमारा इसका पहला पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाकी के पॉइंट हम देख लेते हैं। और उसके बाद देखिए, इसका दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि इस शब्द का उपयोग विद्युत स्रोतों जैसे कि जनरेटर, सेल, बैटरी, डायनेमो इत्यादि के लिए किया जाता है। किस शब्द का यूज़ किया जाता है? विद्युत वाहक बल का। किसके लिए? जनरेटर, सेल, बैटरी, डायनेमो इत्यादि के लिए इसका यूज़ किया जाता है। विभवांतर में देखिए क्या होगा कि इस शब्द का उपयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के लिए किया जाता है, ठीक है, या तो प्लस या तो माइनस। फिर देखिए यहाँ का क्या है तीसरा पॉइंट इसमें, कि विद्युत परिपथ भंग होने पर भी इसका अस्तित्व रहता है। ईएमएफ जो होता है आपका विद्युत वाहक बल, उसका अगर परिपथ भंग हो गया, मतलब कि परिपथ आपका टूट जाए, तब भी क्या रहेगा? इसका अस्तित्व रहेगा। लेकिन विभवांतर में क्या होगा कि विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व क्या होता है? समाप्त हो जाता है, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। फोर्थ पॉइंट देख लीजिए जल्दी से, क्या है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। जो ईएमएफ होता है वो हमारा किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप रेजिस्टेंस लगाओगे उतना हमारा जो प्रतिरोध होगा उसी पर डिपेंड हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट देखिए इधर, विभवांतर क्या क्या है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उन दोनों बिंदुओं के बीच लगे प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है। मतलब इसमें विभवांतर जो होता है वो प्रतिरोध के ही मान पर क्या करता है? निर्भर रहता है। तो इस तरह से हमारा जो पहला अंतर था विद्युत विभव में और विद्युत विभवांतर में, ठीक है, मतलब विद्युत वाहक बल और विद्युत विभवांतर में जो मेरा पहला अंतर था वो यहाँ पर खत्म हो गया है। अब जल्दी से देख लेते हैं अपना दूसरे अंतर। दूसरा अंतर देखिए हमारा किसके बीच में होने वाला है। दूसरा अंतर हमारा होने वाला है विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध के बीच में, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस, मतलब केवल विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध के बीच में हमारा दूसरा अंतर है। इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं, क्या है कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर प्रतिरोध में क्या होगा कि कोई चालक तार धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। मतलब जो चालक तार, जो करंट फ्लो हो रही होती है उसके मार्ग में जो उसका मार्ग जो अवरुद्ध करता है उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, एकदम से ब्रेकर आ जाए तो हम लोग की स्पीड धीरे हो जाती है। यही सेम सिचुएशन होती है करंट के साथ। अगर करंट एकदम से तेज़ी से चली आ रही है उसको भी ब्रेकर, मतलब कि रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, इसीलिए हम लोग रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह से रखते हैं। तो अभी मान लीजिए करंट ऐसे चली आ रही है, उसको इतने सारे ब्रेकर मिल जाएंगे तो यहाँ पर स्पीड उसकी धीरे हो जाएगी। तो जो करंट का मान होता है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि वो किस पर डिपेंड करता है? आपका प्रतिरोध पर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, इसका क्या है, इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, तो इसका मात्रक केवल ओम होता है, ठीक है। तो ये दो अंतर हो गए इसके हमारे किसके? विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध के बीच में। उसके बाद देखिए तीसरा अंतर यहाँ पर क्या है कि यह तार के अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर निर्भर करता है और यह तार के अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर निर्भर नहीं, मतलब निर्भर करता है। देखिए ध्यान से देखिए, यह तार के अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। मतलब जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो उसको तार की लंबाई से कोई भी मतलब नहीं होगा, लेकिन प्रतिरोध को तार की लंबाई से मतलब होगा कि भैया कितनी दूरी पर हमको रेजिस्टेंस लगाना है या स्पीड ब्रेकर लगाना है। तो प्रतिरोध के मार्ग में जो होगा वो अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध के मध्य अंतर जो था वो हमारा क्लियर हो गया है। दो अंतर अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा विद्युत वाहक बल और विद्युत विभवांतर के बीच में, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध के बीच में। तीसरे अंतर को हम लोग देख लेते हैं।
उसके बाद देखिए तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण अंतर होने वाला है, ये बहुत बार पूछा गया है, रिसेंटली 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एमीटर और वोल्ट मीटर के बीच में अंतर क्या होता है। तो इसका अंतर देखिए आप लोग को बता दें, देखिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आप लोग के लिए, क्योंकि एक ही जगह पर एक ही वीडियो में आपको इतने सारे अंतर देखने को मिल रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और थोड़ा प्यार सपोर्ट बढ़ाए रखिए, मतलब एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए इसका क्या है पहला पॉइंट, कि इसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा मापी जाती है। किसकी सहायता से? एमीटर की सहायता से। तो एमीटर हमारा क्या करता है, जो परिपथ में, पूरे परिपथ में जो करंट फ्लो हो रही होती है, वो करंट को माप के हमको बताता है कि हाँ भैया इतने एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रही है। सेम यही काम मेरा वोल्ट मीटर के साथ होता है। नाम ही से पता चल रहा है वोल्ट मीटर, मतलब जो वोल्ट को माप के हमको उसका विभवांतर बताया या विभव बताया, उसको हम लोग बोलेंगे वोल्ट मीटर। ठीक, फिर क्या होगा इसका, देखिए क्या लिखा हो कि इसकी सहायता से परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापते हैं, वही मतलब वोल्टेज हम नाप लेते हैं। फिर है कि इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में शंट जुड़ा होता है और इसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जुड़ा होता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है कि इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसको? एमीटर को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और वोल्ट मीटर को परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ेंगे। फोर्थ पॉइंट देखिए, इसका प्रतिरोध कम होता है। किसका? एमीटर का प्रतिरोध कम होता है और इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो एमीटर का प्रतिरोध कम होगा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट डिफरेंस होने वाला है हमारा, वो होने वाला है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण के बीच में। तो ये जितने भी डिफरेंस आप लोग देख रहे हैं सभी महत्वपूर्ण हैं आप लोग के लिए, तो किसी भी डिफरेंस को आप स्किप मत करिएगा। ठीक है, हो सकता है क्या 4 मार्च को आपको कौन सा अंतर इसमें से देखने को मिल जाए बोर्ड एग्जाम में, तो आपको बाद में पछतावा हो कि शायद देख लेते। तो चलिए देखिए अगला अंतर है हमारा, कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में ही धारा प्रेरित हो जाती है। इस घटना को हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं, मतलब खुद से जो धारा प्रेरित हो जाए। फिर अन्योन्य प्रेरण क्या है कि कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर पास रखी दूसरी कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है, यह होता है हमारा अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, तो मतलब कुंडली में जो बहने वाली धारा होती है वो अपने पड़ोसी को भी धारा प्रवाहित करवा दे, उसको हम लोग बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। नाम ही से पता चल रहा है अन्योन्य मतलब अन्य को भी प्रेरित कर दे। फिर इसमें देखिए, इसमें एक कुंडली होती है, इसमें दो कुंडली होती हैं। ठीक है, अन्योन्य में क्या होगा कि दो कुंडली रखी होंगी, स्वप्रेरण में केवल एक कुंडली होती है। कैसी कुंडली होती है? देखिए स्वप्रेरण में इस तरह से, और अन्योन्य प्रेरण में एक और बना दीजिए इस तरह से बस। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण में इस तरह से करंट प्रेरित करती है, स्वप्रेरण में केवल, इसको आप अगर इधर वाली कुंडली रफ कर दीजिए, स्वप्रेरण में केवल इस तरह से धारा प्रोवाइड होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं इसका हम लोग, क्या है कि प्रेरित धारा मुख्य धारा के को प्रभावित करती है। अगले पॉइंट देख लेते हैं इसका। और तीसरा पॉइंट देखिए इसका है क्या, कि प्रेरित धारा मुख्य धारा को प्रभावित करती है। इसमें क्या हो जाएगा न्यून प्रेरण में, कि प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में बहती है अर्थात मुख्य धारा को ही प्रत्यक्ष प्रभावित नहीं करती है। तो ये डिफरेंस क्लियर हुए इसमें स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में। तो इसका स्क्रीनशॉट आपको लेते चलिए और ये सारे पॉइंट आप लोग को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले उत्तर की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा, अगला अंतर जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, जो कि ट्रांसफार्मर के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, ऊंचाई और अपचाई। अब आप लोग कमेंट में ये बताएंगे कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सा ट्रांसफार्मर हमारे घरों के पास लगा होता है जिससे कि हमें करंट हमारे घरों तक पहुँचती है। ये आपको होमवर्क है, आपको कमेंट में ये चीज़ अभी बतानी है। ठीक है, तो अब इसका अंतर देख लेते हैं हम लोग, क्या है कि यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ा देता है। मतलब प्रत्यावर्ती मतलब बोलने तो अल्टरनेट। ठीक है, तो यह ट्रांसफार्मर जो होता है वो अल्टरनेट वोल्टेज जो होता है उसको बढ़ा देता है, और यह ट्रांसफार्मर जो होता है वो विभवांतर को कम कर देता है। मतलब ये क्या करेगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर ये लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, मतलब लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में इसको कन्वर्ट कर देगा। और ये और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कर देता है कन्वर्ट। ठीक है, वोल्टेज को। दूसरा पॉइंट है, यह धारा को प्रबलता से घटा देता है और यह धारा को प्रबलता से बढ़ा देता है। तीसरा पॉइंट है, यह द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है। इसमें जो होता है वो द्वितीय कुंडली, आप लोग को अगर डायग्राम याद हो, स्ट्रक्चर याद हो ट्रांसफार्मर का, और जिन बच्चों ने ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ रखा है वो जाके मेरी पुरानी वीडियो में पढ़ सकते हो, आप लोग को प्ले लिस्ट में ट्रांसफार्मर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जाके पढ़िए और वहाँ पर ऊंचाई अपचाई और पूरा ट्रांसफार्मर अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है कि इसमें जो द्वितीय कुंडली होगी उसमें प्राथमिक कुंडली से फेरे अधिक होंगे। इसमें क्या होगा, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम होती है। क्लियर हुआ ये। फोर्थ पॉइंट देखिए, इनका परिणमन अनुपात से अधिक होता है, इनका परिणमन अनुपात 1 से कम होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा डिफरेंस था ऊंचाई और अपचाई के मध्य, ये हमारा क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले अंतर की तरफ।
तो देखिए नेक्स्ट अंतर जो हमारा है वो है अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी के बीच में। तो अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी के मध्य क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन आपका 2020 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, तो हो सकता है चांसेस हैं कि आपके में ये क्वेश्चन आ जाए। तो इसको देखिए क्या है कि इनमें अभिदर्शक की जगह एक उत्तल लेंस प्रयुक्त करते हैं। मतलब इनमें जो होता है अभिदर्शक, आप लोगों ने अगर लेंस पढ़ रखा हो, आप लोगों ने अगर दूरदर्शी पढ़ रखा हो, संयुक्त दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी जो होता है आप लोगों ने अगर पढ़ रखा होगा, तो वहाँ पर अभिदर्शक और अभिधारक द्वारा दो लेंस होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो इनमें अभिदर्शक की जगह एक उत्तल लेंस प्रयुक्त करते हैं। इसमें अभिदर्शक के स्थान पर परवलयाकार दर्पण का यूज़ करते हैं। फिर क्या है, देखिए इनमें प्राप्त प्रतिबिंब में गोलीय विपथन का वर्ण विपथन होता है। इसमें क्या होता है, इनमें प्रतिबिंब गोलीय वर्ण से विपथन से मुक्त होते हैं। मतलब इनमें क्या होता है, वो गोलीय वर्ण विपथन नहीं होता है। वर्ण विपथन जो आप एक शब्द यहाँ पर यूज़ करा गया, इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से जो प्रकाश आ रहा है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाना, सीधे आ रहा हो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा चला जाए, तो वो होता है यहाँ पर वर्ण विपथन। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि इनकी लंबाई ज़्यादा होती है और इनकी लंबाई क्या होती है, कम होती है। क्लियर हुआ ये डिफरेंस। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी सोच रहे हो बड़ी जल्दी बता रहे हैं, लेकिन और भी नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बनानी है बहुत ही ज़रूरी, इसलिए ये वीडियो थोड़ा आप लोग को समझाते हुए जल्दी से बना दे रहे हैं। तो और जो आने वाली वीडियो है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको देखने के लिए आपको चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं अपना अगला अंतर। देखिए नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट। मतलब एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर होता है, ये अक्सर आपसे एग्जामिनर भी हो सकता है, वाइवा जो लेने आया हो सकता है पूछा हो, और नहीं पूछा होगा तो ये क्वेश्चन हर कोई आपसे पूछ सकता है। आप कहीं पर आगे नौकरी के लिए आप इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे तो सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है, भैया एसी डीसी में अंतर क्या है, कि अल्टरनेट करंट और डीसी करंट क्या होती है। ठीक है, आज उसको सारा हम अंतर जो होता है वो पूरा क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि दिशा तथा परिमाण परिवर्तित रहते हैं। किसमें, अल्टरनेटिंग करंट में दिशा और परिमाण दोनों परिवर्तित होते रहते हैं। मतलब आपको पता होगा कि अल्टरनेट करंट कैसे चलती है, इस तरह से ऐसे चलती है ना, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, बीच में ऐसे लाइन खींची होती है, तो ये होती है हमारी एसी करंट। देख लेते हैं डीसी क्या होती है। इसमें मान परिवर्तित हो सकता है किंतु दिशा निश्चित होती है। इसमें दिशा निश्चित होती है, मतलब कि एक डायरेक्शन फिक्स होती है। अल्टरनेटिव में क्या है, डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। फिर क्या है कि इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जा सकता है, किसमें, एसी में, और इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। डीसी करंट कौन सी, जैसे कि हमारा जो मोबाइल चार्ज होता है उससे। ठीक है, तो उसमें ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं किया जा सकता है। आप लोग बहुत लोग सोच रहे हो मोबाइल जैसा चार्ज किया रहता है, उसका बड़ा वाला जो बॉक्स होता है अडॉप्टर जिसको बोलते हैं, अगर आप लोगों ने खोल के देखा हो तो उसके अंदर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो वो ट्रांसफार्मर इसलिए लगा होता है क्योंकि आप उस ट्रांसफार्मर को कहाँ लगाते हो, अपने घरों में लगाते हो। वही घर जिससे आप लोग मान लीजिए अगर वॉशिंग मशीन हुई, फ्रिज हुआ, हीटर हुआ, वो भी आप चलाते हो, उसी से छोटा सा मोबाइल भी आप लोग चार्ज कर लेते हो। तो वो क्यों होता है, उसी छोटे ट्रांसफार्मर की वजह से होता है जो अडॉप्टर में लगा होता है। उस अडॉप्टर का काम ये होता है कि हाई वोल्टेज जो कि आ रही होती है 240 वोल्ट, 420 वोल्ट जो भी हो आ रही होती है, उसको हम लोग के चार्जर के हिसाब से 5 वोल्ट, 10 वोल्ट इनमें इतने में कन्वर्ट कर देता है, जितनी हमारे फ़ोन को चाहिए होती है। ठीक है, क्लियर हुआ पूरा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए इसका थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, कि इसमें विद्युत लेपन में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, इसको विद्युत लेपन में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये क्लियर छोटा सा पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट इसका है कि इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में समानता नहीं करते हैं, मतलब इसकी सहायता से विद्युत चुंबक नहीं बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है। फिर होता है इसमें विद्युत चुंबक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब डीसी करंट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना सकते हैं। फिर ये खतरनाक होती है, अब ये अपेक्षाकृत कम खतरनाक होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा चार्जर आप लोग एक बार जीप में भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन एसी करंट आप लोग नहीं लगा सकते भैया, वो करंट होते हैं, आप लगाएंगे तो आपको उड़ा देगा एसी करंट। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ हमारा एसी डीसी में अंतर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले अंतर की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट अंतर जो हमारा है वो है हमारा व्यतिकरण और विवर्तन के बीच में। तो भैया व्यतिकरण और विवर्तन के बीच में अंतर क्या है ये देख लेते हैं हम लोग जरा सा। क्या है कि इसमें लिखा है कि दो कला संबंध स्रोतों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है। विवर्तन में क्या हो जाएगा कि एक ही स्रोत के विभिन्न भागों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण विवर्तन प्रतिरूप बनेगा। ठीक है, मतलब आपको समझ में आया। इसमें क्या होगा, इसमें कला संबंध स्रोतों से आने वाली तरंगों से प्रतिबिंब बनेगा, इसमें एक ही स्रोत से आने वाली तरंगों से प्रतिरूप बनेगा। इसका दूसरा पॉइंट है कि इसमें सभी दीप्त बैंडों की तीव्रता एक समान होती है, जो बैंड होते हैं उनकी तीव्रता एक समान होती है। इसमें क्या है कि केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम होती है, बाकी शेष जो होते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता इसमें क्रमशः घटती जाती है। जो ऊपर वाला होगा उसकी तीव्रता केवल उच्च होगी, बाकी सबकी घटती जाएगी। फिर देखिए इसका थर्ड पॉइंट क्या है कि व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई प्राय एक समान होती है।
इधर क्या हो जाएगा, इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अन्य द्वितीय उच्चिष्टों की चौड़ाई की दुगनी होती है। क्लियर हुआ? तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ये लेते चलिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है इसका, कि न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले होते हैं, अतः विश्व मार्स अच्छा होता है। मतलब इसमें क्या है कि न्यूनतम तीव्रता के बिंदु जो होते हैं वो पूर्णतः काले होते हैं। इसमें क्या होता है भैया कि न्यूनतम तीव्रता के बिंदु जो होते हैं वो पूर्णतः काले नहीं होते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्लियर हुआ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले अंतर की तरफ। उसके बाद देखिए एक और महत्वपूर्ण अंतर यहाँ पर लिखा हुआ है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बीच में। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन एक तरह से आप लोगों को बता दें कि नाभिकीय विखंडन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि नाभिक का विखंडन कर देना, मतलब कि अलग अलग उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना, एक तरह से उसको तोड़ देना। और नाभिकीय संलयन मतलब होता है कि उसी नाभिक को दोबारा से जोड़ देना, या फिर जो छोटे छोटे नाभिक इधर उधर पड़े हैं उनको मिला के इकट्ठा कर देना, जोड़ देना, ठीक है। तो इनके बीच में अंतर है, एक तरफ टूटना एक तरफ जोड़ना। तो अंतर देख लेते हैं क्या है दोनों के बीच में। पहला पॉइंट है देखिए इसका, एक सेकंड, हाँ पहला पॉइंट देखिए, इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो नाभिकों में विभक्त हो जाते हैं। वही बात इसमें क्या होता है, नाभिक विभक्त हो जाते हैं, मतलब जो टूट जाते हैं। इसमें है कि इस प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, ठीक है। इसमें दो मिल के एक भारी नाभिक बना देंगे। फिर है इसमें कि यह प्रक्रिया समान ताप पर संभव है, यह प्रक्रिया अत्यधिक ताप पर ही संभव है। मतलब तोड़ने के लिए तो हल्का सा टेम्परेचर चाहिए होगा, लेकिन जोड़ने के लिए भैया ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर चाहिए होगा। तीसरा पॉइंट है कि प्रति विखंडन विमुक्त ऊर्जा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा रहता है आपका, इतना केवल कि विखंडन मुक्त ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। आपको कुछ और ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको एक ऑप्शन उसमें सही करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फिर इसमें प्रति संलयन विमुक्त ऊर्जा इसमें 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्लियर हुआ इतना? ठीक। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो और पाने के लिए, मतलब और अगर आप लोग को पढ़ना हो कि अपने और भी आपको जैसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन या फिर पूरे फिजिक्स का वन शॉट आपको चाहिए, केमिस्ट्री का वन शॉट चाहिए, और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस चाहिए केमिस्ट्री की, ठीक है। ट्रांसफार्मर हो गया फिजिक्स में, किरचॉफ के नियम हो गए, वायो सावर्ट का नियम हो गया, ठीक है। और भी कई सारे जो इंपॉर्टेंट नियम हैं आपकी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पढ़ना है, आप मेरे एक बार चैनल पर विजिट करिए। आपको पूरा मटेरियल आपके बोर्ड एग्जाम से तैयारी से संबंधित वहाँ पर मिल जाएगा। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की या इधर उधर दूसरे चैनलों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही मेथड समझिए आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप लोग जाके चैनल पर जितने भी वीडियो पढ़े एक बार आप सारे देख डालिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।